नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसईसी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्यपाल रमेश बैस 9 जुलाई को आएंगे एनआईटी जमशेदपुर। उन्नत भारत अभियान के तहत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे महामहिम। कार्यक्रम में सिर्फ पूर्व आमंत्रित अतिथियों को ही मिलेगा प्रवेश। सरायकेला के उपायुक्त ने कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। कदमा बीएच एरिया में दिन दहाड़े क्वार्टर का ताला तोड़कर चोरी। क्वार्टर निवासी अब्दुल्ला पत्नी के साथ गए थे बच्ची के स्कूल। पौने घंटे बाद लौटने पर 12 लाख के गहने व नकद हो चुके थे चोरी। शिकायत पाकर पहुंची पुलिस, कर रही चोरी के मामले की जांच। और जमशेदपुर के व्यापारिक संगठन खाद्य पदार्थों पर जीएसटी के खिलाफ व्यापार मंडल की बैठक में जीएसटी के एक स्वर से किया गया विरोध। जीएसटी को बताया महंगाई बढ़ाने वाला व इंस्पेक्टर राज की वापसी। जीएसटी के एकजुट विरोध के लिए जल्द बुलाई जाएगी व्यापारियों की बैठक। आइए बात करते हैं राज्यपाल के एनआईटी दौरे को लेकर डीसी द्वारा तैयारियों का जायजा लिए जाने की। महामहिम राज्यपाल रमेश बैस शनिवार 9 जुलाई को आदित्यपुर स्थित एनआईटी जमशेदपुर के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे एनआईटी द्वारा उन्नत भारत अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। गुरुवार को जिले की डीसी अरबा राजकमल ने एनआईटी पहुंचकर तैयारियों की जानकारी ली। आदित्यपुर स्थित एनआईटी जमशेदपुर में आगामी 9 जुलाई को उन्नत भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसको लेकर एनआईटी में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। गुरुवार को सरायकेला के उपायुक्त अरवा राजकमल ने दल बल के साथ पहुंचकर कार्यक्रम के तैयारियों एवं सुरक्षा के किए जा रहे इंतजामात की जानकारी ली। उनके साथ एसडीओ एवं जिले के अन्य वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बताते चले कि अभी हाल ही में एनआईटी के कई विद्यार्थियों में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। इसको लेकर कार्यक्रम में सिर्फ आमंत्रित लोगों को ही प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। उपायुक्त अरवा राजकमल ने निरीक्षण के बाद बताया कि कार्यक्रम में झारखंड के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के वरीय पदाधिकारी, कई विश्वविद्यालयों के उप कुलपति के साथ ही कॉलेजों के प्राचार्य भी शामिल होंगे। संस्थान में कई विद्यार्थियों में कोरोना के लक्षण पाए जाने के मद्देनजर कार्यक्रम को कुछ खास लोगों के लिए ही निर्धारित किया गया है। अभी महामहिम राज्यपाल महोदय का कार्यक्रम तय हुआ है। 2 दिन माने 8 और 9 तारीख को कोल्हान क्षेत्र का भ्रमण उनके द्वारा किया जाएगा। कल महामहिम महोदय जमशेदपुर जाएंगे। जमशेदपुर में उनका स्थानीय कार्यक्रम है। और इसी तरह शनिवार के दिन एनआईटी के प्रेमिसेस में उन्नत भारत अभियान के तहत सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस झारखंड के चारों कोने से कई सारे वाइस चांसलर्स एंड जो हमारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स इसमें भाग लेंगे। मुख्यतः ये कार्यक्रम उन्नत भारत अभियान के बारे में विचार विमर्श करने के संबंध में है। इनोवेशन और जो टेक्निकल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये दायित्व दिया गया कि 5 गांव आप गोद लेते हुए वहाँ विकास की गति बढ़ा दें। तो इसके तहत एनआईटी भी 5 गांव गोद लिया था। इसी तरह पूरे राज्य में कई सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इस तरह का काम कर रहे हैं। तो नए प्रौद्योगिकी और इनोवेशन को यूज़ करते हुए कैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर सकें, इसके बारे में चर्चा कार्यक्रम होगा। ये करीब 1 घंटे का कार्यक्रम एनआईटी में होगा। इसके बाद महामहिम महोदय फिर जमशेदपुर में उनका विस्तृत कार्यक्रम है उस दिन। तो कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए एनआईटी में व्यवस्था देखने के लिए डायरेक्टर साहब के साथ, जिला के वरीय पदाधिकारी के साथ मैंने विजिट किया। इंतजाम काफ़ी अच्छा है, लेकिन विगत कुछ दिनों में कोविड का आउटब्रेक यहाँ हुआ था। ज़्यादा संख्या में बच्चों के बीच में कोविड पॉजिटिव केसेस आया है। तो इसीलिए इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले जितने भी करीब 80-90 की संख्या में टोटल पार्टिसिपेंट्स होंगे, सभी का आरटीपीसीआर टेस्ट और रैट का भी टेस्ट हम लोग करवा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ टेस्ट मैंडेटरी करते हुए जो टेस्ट में नेगेटिव आएंगे वैसे ही पार्टिसिपेंट्स को इसमें अलाउ किया जाएगा। ये रिस्ट्रिक्टेड इवेंट है। जो यूनिवर्सिटीज़ के और वाइस चांसलर्स हैं, जिनको आमंत्रण एनआईटी जमशेदपुर के द्वारा मिला है, वही केवल आमंत्रित है। और पूरे कार्यक्रम का देख रेख यहाँ के डायरेक्टर साहब कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि राज्यपाल महोदय का कार्यक्रम सफल रहे। आइए बात करते हैं कदमा बीएच एरिया स्थित क्वार्टर से दिन दहाड़े लाखों के जेवर व नकद चोरी होने की। कदमा थाना क्षेत्र के बीएच एरिया स्थित एक क्वार्टर का ताला तोड़ दिन दहाड़े नकद एवं करीब 12 लाख रुपए मूल्य के जेवरात की चोरी हो गई।
घटना के समय क्वार्टर में रहने वाले टाटा स्टील कर्मी मोहम्मद अजदुल्ला ताला बंद कर पत्नी के साथ बेटी को डीएवी स्कूल से लाने चले गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कदमा थाना अंतर्गत बीएच एरिया रोड नंबर 7 के क्वार्टर नंबर 187 निवासी टाटा स्टील कर्मी मोहम्मद अजदुल्ला बुधवार दिन में क्वार्टर बंद कर पत्नी के साथ बेटी को लाने डीएवी स्कूल गए थे। वहां से लौटने पर उनके क्वार्टर का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाने पर एक अलमारी भी खुली पड़ी थी, जिसमें से सिर्फ नगद एवं करीब 12 से 13 लाख रुपए मूल्य के जेवरात गायब थे। मोहम्मद अजदुल्ला ने तुरंत कदमा थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मोहम्मद अजदुल्ला ने बताया कि वे पत्नी के साथ बेटी को लेकर डीएवी स्कूल चले गए थे। करीब 45 मिनट बाद घर लौटे तो चोर सारा कुछ लेकर जा चुके थे। अजदुल्ला ने बताया कि चोर घर से बाकी कुछ भी नहीं ले गए, जिससे साफ है कि चोरों को पता था कि उन्हें किस अलमारी में कहां से चोरी करनी है। वहीं अजदुल्ला की पत्नी ने घर से चोरी गए गहनों की विस्तार से जानकारी दी। रोड नंबर 7 बीएच एरिया है और 10 से लेकर 55 के बीच में हम लोग गए थे बच्चा को लाने स्कूल से। 45 मिनट के अंदर ही यहाँ कहीं से कूदा है, यहाँ दागी भी है, यहाँ दीवार से कूदा चोर, यहाँ दागी है पैर का, ये पीछे से कूदा और उसी बीच और यहाँ ग्रिल को उसको तोड़ने की कोशिश किया। पहले ताला वो वाला ट्विस्ट हो गया तो नहीं खुला, फिर वो बीच से घुसा कर रॉड वुड से कोई चीज़ से किया होगा, पूरा बेंड किया और बेंड करके खोल लिया। और लॉकर वहाँ पर लॉकर को भी तोड़ा है, लॉकर भी टेढ़ा है। उसके बाद चोरी करके भाग गया। चोरी करके ये वाला बाहर वाला दरवाज़ा खोल के भागा। ये वाला लॉक नहीं रहता दिन में। करीब 10-12 लाख का जेवर था उसका। 2013-14 का ही जेवर है, शादी का और एंगेजमेंट का सब। थाना में तो कल ही कंप्लेन किए हैं, लेकिन अभी तक तो एफआईआर का कॉपी हम लोग को मिला नहीं है। 1:55 में जैसे ही आए ना लेकर के बच्चा को, वैसे ही पता चला देखने कि ऐसा तो है। बाहर में आके सबसे पूछे हम लोग, बोला कि कोई बोला कि हम लोग देखे नहीं, हम लोग तो खाना वाना खाने के लिए सब अंदर थे, कोई देखा भी नहीं। कैश 25-30 हज़ार होगा। करीब 10-12 लाख का ज्वेलरी था, कैश था 25-30 हज़ार, मेडल था इनका जो 100 ईयर्स में मिला था टाटा स्टील से, सिल्वर का भी बहुत सारा ज्वेलरी था, सब सारा पूरा खाली कर दिया। अब बात करते हैं पोटका के हाथीबिंदा स्कूल में 2 शिक्षकों पर 144 बच्चों की बड़ी जिम्मेवारी की। झारखंड में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या है, इसका नमूना पोटका प्रखंड अंतर्गत हाथीबिंदा उत्क्रमित मध्य विद्यालय हो सकता है। स्कूल की कुल जमा 2 कमरों में 9 कक्षाएं संचालित होती है। यही नहीं, स्कूल में प्रधान अध्यापक व एक पारा शिक्षक ही 9 कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाई का जिम्मा संभाल रहे हैं। झारखंड सरकार प्राथमिक स्कूल के बच्चों की पढ़ाई के लिए हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा की वास्तविक स्थिति क्या है? पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड अंतर्गत हाथीबिंदा उत्क्रमित मिडिल स्कूल की शिक्षा व्यवस्था से इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। हाथीबिंदा मध्य विद्यालय के कुल जमा 2 कमरों में 9 कक्षाएं संचालित हो रही है। प्रधानाध्यापक भी बरामदे में ही अपना कार्यालय चलाते हैं, जबकि कमरों के अभाव में बच्चे भी बरामदे में ही बैठकर पढ़ने को विवश है। यही नहीं, स्कूल के हेडमास्टर के अलावा मात्र एक पारा शिक्षक पदस्थापित है, जिन पर 9 कक्षाओं की पढ़ाई का दारोमदार है। प्रधानाध्यापक जसाई माझी व पारा शिक्षक सुधांशु गोप कमरों के अभाव में बरामदे में ही बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसकी सुधि लेने वाला भी कोई नहीं है। उधर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष साधन चंद्र महतो, मुखिया कृष्णा मुंडा ने स्कूल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया एवं उपायुक्त विजय जाधव से स्कूल में हर विषय के शिक्षक पद स्थापित करने के साथ ही स्कूल में और कमरे बनवाने की मांग की है। मुखिया कृष्णा मुंडा ने कहा कि हाथीबिंदा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कुल 144 छात्र छात्राएं हैं, जिनके लिए मात्र 2 शिक्षक पद स्थापित है। एक कमरे में केजी से 5वीं तक एवं दूसरे कमरे में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई की औपचारिकता पूरी की जाती है। मुखिया कृष्णा मुंडा ने डीसी से इस स्थिति में सुधार की मांग की है। प्रधानाध्यापक जसाई मार्डी ने कहा कि स्कूल में शिक्षकों के 5 स्वीकृत पद है, जिनके स्थान पर मात्र 2 शिक्षक कार्यरत है। विद्यालय में कम से कम 8 और कमरों के साथ ही 4 दीवारी बनाने की भी जरूरत है, ताकि बच्चों की पढ़ाई ढंग से हो सके। वहीं विद्यालय के छात्रों ने भी अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि शिक्षकों की कमी से स्कूल में साइंस व गणित की पढ़ाई ही नहीं होती है। हम लोग का रूम नहीं है, रूम प्रधानाध्यापक का रूम नहीं है और बाउंड्री भी हम लोग का नहीं है, और इसीलिए हम लोग का दिक्कत हो रहा है। बच्चा इसीलिए पढ़ रहा है कि मैंने रूम तो और चाहिए। हम लोग का 1 से 8 तक हम लोग का वर्ग है, तो बच्चा
बच्चा का था, इसीलिए कभी कभी गर्मी भी लग जाता है, तो कभी कभी बाहर में पढ़ाता। हम लोग 2 टीचर हैं, 2 टीचर से, एक सरकारी है, एक बड़ा टीचर है। उन लोग का ये हम लोग 2 आदमी से थोड़ा बहुत संभालना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि बना हम लोग का रूम और प्रधान अध्यापक का जो रूम वही वाला होना चाहिए और बाउंड्री भी होना चाहिए। यही हम सरकार से हम निवेदन करते हैं। यहाँ तो पोटका क्षेत्र का आपका अतिविंदा क्षेत्र का जो को उपक्रमिक विद्यालय है, जो इसमें तो शिक्षक का बहुत कमी है, और शिक्षा का भी कमी है और क्लासरूम का भी कमी है। क्लासरूम का कमी के कारण बच्चे लोगों को बाहर बरामदा में भी पढ़ना पड़ रहा है, काहे कि एक साथ तो बैठेगा तो क्लास सही से नहीं हो पाएगा। लोगों का जो पढ़ाई हो रहा टीचर लोगों वो सही ढंग से नहीं पा रहा है। 4 क्लास का बच्चा एक ही रूम में बैठाएगा तो कितना दिक्कत है। सरकार से ही मांग है जो आपका क्लास भवन दे और शिक्षक दे, ताकि हम लोगों का जो क्षेत्र, हम लोगों का पंचायत जो स्कूल है, स्कूल में बच्चे लोगों सही ढंग से पढ़ाई कर सके और उनका शिक्षा बढ़िया से मिल सके। बच्चों को बरामदे में बैठा करके हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। कमरा नहीं है और केजी से 8वां क्लास तक है, जिसमें और शिक्षक भी 2 ही हैं, जो कि हम लोगों को दोनों को सारा काम देखना पड़ता है। रिपोर्टिंग का काम भी देखना पड़ता है और बाकी पठन पाठन का काम भी हम ही लोगों को देखना पड़ता है दोनों को। शिक्षकों की काफ़ी कमी है, विभाग से भी मांग की गई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पहल नहीं हुआ है कि शिक्षक अभी इसमें कोई आया नहीं है, जो कि हम लोगों को दिक्कत काफ़ी हो रहा है। बच्चों का कक्षा कमरा भी कम है, जो कि मैंने कंबाइन भी कराते हैं तो एक साथ में तो बहुत सारा कंबाइन नहीं करा पा रहे हैं। पठन पाठन में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए अलग अलग करके बैठा दिए हैं, अलग अलग बैठा करके बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। स्कूल में क्लास का कमी है, इसलिए हम लोग को बरामदा में पढ़ना पड़ रहा है। बारिश का मौसम भी है। सरकार से मांग करेंगे कि हमारे स्कूल में शिक्षकों की कमी है, इसलिए शिक्षक दिला दीजिए। रूम के कमी से हम लोग बरामदा में पढ़ रहे हैं और शिक्षक ना होने की वजह से पढ़ाई उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन होता है विज्ञान और मैथ नहीं होता है, अब बाकी सब सब्जेक्ट होता है। हाँ, तो इसीलिए सरकार को ये एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और स्कूल के क्लासरूम के कमी से इसीलिए हम लोग बरामदा में पढ़ रहे, तो सरकार को एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि हम लोग को और 2-3 क्लास दीजिए। आइए बात करते हैं व्यापारिक संगठनों द्वारा खाद्य पदार्थों पर जीएसटी का विरोध किए जाने की। जमशेदपुर के व्यापारियों एवं व्यापारिक संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा पैक्ड एवं लेबल युक्त खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाए जाने का विरोध किया है। व्यापारिक संगठनों ने इसे महंगाई बढ़ाने वाला एवं इंस्पेक्टर राज की वापसी करार देते हुए इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पैक्ड एवं लेबल युक्त खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने जा रही है, जिसे आगामी 18 जुलाई से अमल में लाने की घोषणा की गई है, लेकिन देश भर के व्यापारियों एवं व्यापारिक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। इसी संदर्भ में गुरुवार को जमशेदपुर कृषि मंडी में व्यापार मंडल की एक बैठक आयोजित हुई। मंडल अध्यक्ष दीपक भालोटिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में चैम्बर अध्यक्ष मुकेश मित्तल, महासचिव मानव केडिया, कैट के महासचिव सुरेश सोनथालिया व व्यापार मंडल के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भी शिरकत की। बैठक में सभी ने इसे महंगाई बढ़ाने वाला एवं इंस्पेक्टर राज की वापसी की संज्ञा देते हुए जीएसटी लगाए जाने का विरोध किया। व्यापारियों ने कहा कि इससे देश की 85% जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीपक भालोटिया ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि बहुत जल्द होलसेल एवं रिटेल व्यापारियों की एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी को साथ लेते हुए इस जीएसटी का विरोध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लागू होने से छोटे दुकानदार तो प्रभावित होंगे ही, आम जनता की जेब पर भी आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस जीएसटी का राष्ट्र स्तर पर भी विरोध किया जाएगा। नॉन ब्रांडेड फूड में भी 5% जीएसटी लगाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। उसी के लिए व्यापार मंडल का एक बैठक हुई है और ये पूरे राज्य स्तर पे बैठक की जाएगी, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीक़ा से पहले खाद्यान्न में जीएसटी मुक्त था, अगर जीएसटी लगता है तो आप मान के चलिए कि महंगाई बढ़ेगी, छोटे व्यापारी हो, मिलर हो, आम जनता हो, सब प्रभावित होंगे। उसी के लिए हम लोग बैठक में सिल्लोर चैम्बर के सभी पदाधिकारी थे, केट के महासचिव सुरेश सोनथालिया जी थे,
सिंघम चैम्बर के उपाध्यक्ष मुकेश मित्तल जी थे, महासचिव मानव केवड़िया जी थे। उसके अलावा व्यापार मंडल के सभी सदस्य उपस्थित थे और यहाँ सभी व्यापारी उपस्थित थे। सब एक स्वर से यही कहा है कि GST नहीं लगना चाहिए और उसका हम लोग विरोध करें। ये सभी पे, पहले ब्रांडेड पे था, अब नॉन ब्रांडेड पे सभी पे GST लगेगा और अभी क्लियर जो है 11 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। 18 तारीख से इस तरह से लगने की बात हो रही है। आज उसी पे हम लोग चर्चा के लिए बैठे थे और अगला मीटिंग हम लोग का सिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होगा और केट भी रहेगी। केट के पदाधिकारी, सिंघम चैम्बर के पदाधिकारी, फिर उसको हम लोग जिस तरह का रूपरेखा तैयार होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं जमीन मालिक की बोड़ाम CM से अपनी जमीन मुक्त कराने की मांग किए जाने की। पूर्वी सिंहभूम के बोराम प्रखंड अंतर्गत मिर्जाडीह में दबंगों द्वारा अवैध तरीके से अपनी जमीन बेचे जाने से परेशान जमीन मालिक मोहम्मद अबरारुल हक ने गुरुवार को CO से न्याय की गुहार लगाई। क्षेत्र की सामाजिक कार्यकर्ता पिंकी महंती के साथ पहुंचे मोहम्मद अबरारुल हक ने CO की स्थिति को जानकारी देते हुए न्याय दिलाने की मांग की। जमीन मालिक मोहम्मद अबरारुल हक ने बताया कि मिर्जीडीह गांव में उनके पिता मोहम्मद इनामुल हक के नाम से करीब 41 बीघा से अधिक जमीन है, लेकिन कुछ दबंग किस्म के लोग उक्त जमीन की अवैध रूप से बिक्री कर रहे हैं। गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता पिंकी महंती के साथ CO ऑफिस पहुंचे मोहम्मद अबरारुल हक ने CO से मामले की शिकायत करते हुए दबंगों के कब्जे से अपनी जमीन मुक्त कराने की अपील की। अबरारुल ने बताया कि दबंगों द्वारा जमीन की अवैध बिक्री की खबर मिलने पर वे CO से शिकायत करने पहुंचे हैं। वहीं इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता पिंकी महंती ने कहा कि मोहम्मद अबरारुल हक की जमीन को अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। पीड़ित अबरारुल हक को न्याय मिलना चाहिए। मामला है कि इनकी जमीन है मिर्जाडीह बोड़ाम ब्लॉक स्तर पर और इनकी जमीन को कुछ भू माफियाओं द्वारा उस जमीन को प्लॉटिंग किया जा रहा है और फर्जी तरीके से उस जमीन की खरीद बिक्री की जा रही है। और इसकी जानकारी इन्हें जब पता चला कि इनके पिता के नाम से खतियानी भूमि जो है वो प्लॉटिंग हो रही है, तो इन्होंने हमारे पास आके मदद मांगी। तो हम लोग आज बोड़ाम ब्लॉक आए हुए हैं, CO मैडम से मिले और उन्हें हम लोगों ने सारी जानकारी से अवगत कराए हैं कि ये मामला हुआ है मैडम। तो इसमें काफ़ी लोग इसमें ज़मीन को प्लॉटिंग कर रहे हैं गलत तरीके से। तो हम चाहते हैं कि CO मैडम इस पर ध्यान दे के देखें और इनका जो ज़मीन है उन्हें दिलाने की कोशिश की जाए। हमारी ज़मीन मिर्जाडीह में है और हमारी खतियानी है पापा के नाम से, मोहम्मद इनामुल हक के नाम से। हमारी नाम मोहम्मद अबरारुल हक है। हमको पता चला कि यहाँ भू माफियाओं द्वारा बेचा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है ज़मीन। उसके वजह से हम आए हैं यहाँ और CO मैडम के यहाँ आए हैं। यहाँ अवगत कराया, पेपर दे दिया है। 41 बीघा 8 कट्टा 12 दूर है। आइए बात करते हैं बर्मा माइंस में युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने की। जमशेदपुर की बर्मा माइंस सिद्धू कानू बस्ती में विगत रात अमित सिंह नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने उसे बचाने आए अमित के साथ ही छोटू कुमार को भी मार पीट कर जख्मी कर दिया। अमित की बस्ती में दोस्तों के साथ शराब पीने के दौरान झड़प हो गई थी, जिसको लेकर ही यह घटना घटी। बताते चले कि बर्मा माइंस थाना अंतर्गत इस प्लांट बस्ती निवासी अमित सिंह बुधवार रात सिद्धू कानू बस्ती में अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान उसकी किसी बात को लेकर साथियों से बहस हो गई, जिसको लेकर उन्होंने अमित के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस बीच उसे अमित को बचाने आए उसके दोस्त छोटू कुमार को भी अपराधियों ने मार पीट कर जख्मी कर दिया। इसी बीच एक युवक ने अमित को गोली मार दी, जिससे वह वहीं गिर गया। बाद में सूचना पाकर अमित का भाई अनिल सिंह व बर्मा माइंस पुलिस घटना स्थल पर पहुंचे एवं उसे TMS ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस बीच सिटी ASP सुधांशु जैन सहित अन्य अनेक वरीय पुलिस अधिकारी भी TMS पहुंचे एवं घटना की जानकारी ली। वहीं मारपीट में घायल अमित के साथी छोटू कुमार को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमित के भाई सूर्य कुमार सिंह ने बताया कि उसे फोन पर भाई को गोली लगने की जानकारी मिली तो वह भागा वहां पहुंचा। इसके बाद पुलिस के सहयोग से भाई को TMS लाकर भर्ती कराया। इसके अलावा उसे और कोई जानकारी नहीं मिली है। हम लोग फोन आया रात को, जब फोन आया तो हम लोग दौड़ते हुए गए तो जाके वहाँ देख रहे हैं कि मेरा भाई वहाँ पड़ा हुआ, गोली लगा हुआ है।
बस वहाँ से हम लोग वहाँ से दौड़ते हुए TMH लेके आए। कोई BOC एरिया का आसपास है, उस जगह को जो बस्ती का नाम हमको नहीं पता कि BOC एरिया का पास है, कुछ ऐसा जानकारी नहीं है। जैसे मेरी मम्मी से हमको उतना मेरी मम्मी से जैसे मेरा बात हुआ, बोला शाम को निकला था 7 बजे। अच्छा, हमको पूरा जानकारी यही है कि हम गए, मेरे को फ़ोन आया वहाँ से कि आपका भाई को गोली लगा हुआ है। तो हम लोग दौड़ के गए वहाँ पर, तो देख रहा मेरा भाई एकदम गंभीर हालत में पड़ा हुआ है, वहीं पास पड़ा हुआ है और उसको पूरा एकदम खून ब्लड हो रहा है। तो वहाँ से हम लोग उठा के उसको TMH। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।